सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और प्यारी बुआ का नमस्कार। नमस्कार बुआ जी, आपका बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई देखो, ऐसा है ना कि आज फिर तुम कहोगे कि ये यहाँ मत करिए, ये वहाँ मत करिए, इसकी वो चीज़ इस्तेमाल मत करिए, इसकी वो चीज़ इस्तेमाल मत करिए, ये क्या कर दिया बुआ आपने। हाँ। तो वैसे बात तो ठीक कहती हो, लेकिन उस समय ज़रूर खराब लगता है, लेकिन ज़रूरी भी है ना। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ों के बारे में सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। तो जो सौंदर्य प्रसाधन है उनके बारे में आज हम बात करेंगे कि अगर उनके इस्तेमाल एक दूसरे के इस्तेमाल से बचा जाए तो क्या क्या चीज़ों से हम बच सकते हैं। और बहुत ज़रूरी है बचना। और जाहिर है कि इसी तरह से बचना उस चीज़ से भी ज़रूरी है जिसमें कि हम धैर्य खो बैठते हैं। यानी कि धैर्य से रहें, और किस तरह से अगर आप धैर्य से रहेंगे, सब्र से रहेंगे, तो उसका जो फल मिलेगा आपको वो एक अच्छी सेहत के रूप में आपको मिलेगा। बिल्कुल। जब हम अपना सब्र खो देते हैं ना, तो हमें गुस्सा आता है, उद्विग्नता होती है, और ये सब हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। बहुत ज्यादा। तो इन बातों का ख्याल रखना जरूरी है। इसके अलावा विश्व रेड क्रॉस दिवस है आज, तो इस विषय पर भी हमारी चर्चा होगी। और सखी विशेष में आज का दिन है वंदना राव के नाम। इनके बारे में विस्तार से बात करेंगे हम लोग भाई, है ना। एथलीट हैं ये जी। और इसके अलावा विश्व थैलेसीमिया दिवस भी है आज। तो ये आज स्वास्थ्य से संबंधित बातें, बहुत ज्यादा बातें हैं ना। जी। तो सबसे पहले विश्व रेड क्रॉस दिवस। वैसे देखा जाए तो लगभग पांचों विषय जो हैं हमारे बातचीत के कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं। हाँ। तो चलिए स्वास्थ्य की ट्रैक पर दौड़ लगा ली जाए, है ना। जी बिल्कुल, सेहत के ट्रैक पर। हाँ, और जरूरी भी है ना बुआ, क्योंकि अभी ये जो मुद्दा है सबसे ज्यादा गर्म मुद्दा है कि कैसे अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए। एक तो अभी हम कोरोना बीता है, उसकी त्रासदी को हमने झेला है। इसके अलावा गर्मी का मौसम चल रहा है, ये भी हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाला है। यानी कि ये भी जो विषय है वो गर्मा गर्म है। और इस गर्मी में खास तौर से ख्याल रखना चाहिए। तो 8 मई जो आज का दिन है, ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है रेड क्रॉस के संस्थापक और शांति के लिए पहले नोबेल पुरस्कार विजेता जीन हेनरी ड्यूनेंट के जन्म के उपलक्ष्य में, है ना। बिल्कुल। हेनरी ड्यूनेंट एक मानवतावादी और सामाजिक कार्यकर्ता थे, और 1863 में उन्होंने इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस यानी कि ICRC की स्थापना की थी। तो भाई एक बड़ी महत्वपूर्ण संस्था है, ये एक स्वयंसेवी संस्था है, और कहीं भी प्राकृतिक या मानवीय आपदा के शिकार लोगों को बचाने, राहत पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। बिल्कुल। और आपदा के समय भरोसेमंद दोस्त की तरह ये मदद का हाथ बढ़ाती है। साथ ही ये रक्त एकत्रित करने और उसको जरूरतमंद लोगों को समय पर पहुंचाने में भी मदद करती है। तो बुआ जी देखिए, ऐसे जब बहुत मदद की हमें आवश्यकता हो, हम किसी मुश्किल में हो, ऐसे हालात में अगर थोड़ा सा भी हमें कोई मदद का हाथ बढ़ा दे तो उस समय कितनी राहत महसूस होती है। और भाई ये तो रक्तदान वाली बात है, यानी कि रक्तदान कुछ लोग जो करते हैं उसको ये संरक्षित करते हैं, रखते हैं, उसके बाद जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि भाई आपदा जो है वो तो समय समय पर आती है, खास आपातकाल में आ जाती है, कभी भी आ जाती है, लेकिन सामान्य तौर पर इसकी बहुत ज़रूरत है, और ये भी रेड क्रॉस सोसाइटी करती है। खासतौर एक बात और है कि सिर्फ यही नहीं करती, बल्कि लोगों को प्रेरित करती हैं, प्रेरणा देती है ये संस्था, ताकि लोग अधिक से अधिक संख्या में रक्तदान करें। शिविर लगाते हैं ये लोग, बड़ी मात्रा में रक्त एकत्र करते हैं ताकि ज़रूरत के समय किसी को दिया जा सके। और एक बात और है कि ये जब बड़ी संस्थाएं आती हैं इस काम में, तो एक विश्वसनीयता रहती है, लोगों के मन में ये ढाढ़स रहता है कि अच्छा हम यहाँ दे रहे हैं तो सही जगह पहुंचेगा, है ना, इसका गलत जरूरतमंद तक पहुंच जाएगा। बिल्कुल। या जैसे कि रक्त का कोई मूल्य नहीं होता है, इसलिए जो भी पैसा अगर लिया जाता है आपसे, अगर आप कभी आपको जरूरत पड़ी तो वो सिर्फ उसके रख रखाव भर का ही लिया जाता है, अनावश्यक दाम पर उसको बेचते नहीं है। तो बड़ी संस्थाएं जब इसमें जुटती हैं तो इस तरीके की चीजों में आप बड़े निश्चिंत रहते हैं। और बुआ, रक्त एक ऐसी चीज है कि जो बाजार में कहीं मिल नहीं सकती, केवल मनुष्य जब उसको डोनेट करता है तो ही वो किसी फैक्ट्री में उसकी पैदावार नहीं होती है। तो इसके लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि अधिक से अधिक लोग रक्तदान करें। और समय समय पर भूकंप, तूफान और अप्रत्याशित आपदाओं के समय पेश आने वाली जो मुश्किलें होती है उनसे निपट
निपटने में भी इस संस्था का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। महत्वपूर्ण स्थान है तो भाई अपनी भी भूमिका को हमें समझना होगा। मंजू बिटिया, हम यहाँ पर ये जरूर आग्रह करना चाहते हैं, आज ऐसा दिवस भी है, वैसे तो हमें अगर रोज इस बारे में सोचें तो कम है, कि रक्तदान करते रहें। हर चौथे महीने पर आप कर सकते हैं, पुनः रक्त बन जाता है, किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं होती है। बस आपको ये देखना होता है कि आप पात्र हैं कि नहीं, यानी कि आपकी कोई ऐसी तकलीफ तो नहीं है कि आप नहीं दे सकते। अगर आप हैं तो निश्चिंत होकर रक्तदान कीजिए, लोगों को जीवन दान दीजिए। हाँ, यानी कोई बीमारी भी ना हो और आपका वजन भी ठीक ठाक हो तो ऐसे में आप दे सकते हैं। बिल्कुल। और इसके संग संग ये जो है पहली बार 1948 में भाई ये रेड क्रॉस दिवस मनाया गया था, और हर बार जैसे थीम होती है, इस बार भी थीम है मंजू बिटिया। बिल्कुल, बी ह्यूमन काइंड ये थीम है, और अगर इसे हिंदी में कहें तो मानव के प्रति दयालुता का भाव रखें, ये इस वर्ष की थीम है। बिल्कुल। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। धार काजल की तुम और तीखी करो, मांग होठों की मीठी हंसी से भरो। जिंदगी झूमने पर मचल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। काली घटा गोरे गालों से गेसू हटा दो जरा, इस अंधेरे में एक शम्मा जल जाएगी। मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। गम ने छेड़ा हमें, तुम न छेड़ा करो, जो तुम्हारे हैं उनसे न पर्दा करो। मुस्कुरा दो तमन्ना निकल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। तो बुआ देखिए, अगर स्वास्थ्य खराब हो तो बस किसी का इतनी पहल करना भी बहुत सुखद हो जाता है कि कोई हमारे पास आकर के बैठ जाए और सारे कष्ट दूर हो जाएं। सारे कष्ट दूर हो जाएं, और मन से ही बहुत कुछ चीजें होती हैं जी। लेकिन कुछ चीजें भाई जो हैं वो हमारे हाथ में नहीं होती, जेनेटिक भी होती हैं, तो हमें मिल जाती हैं कहीं ना कहीं विरासत में, तो उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके बारे में बस मंजू बिटिया यही कहा जाता है ना कि थोड़ा सजग रहें, तो बहुत हद तक हम परेशानियों को टाल सकते हैं। तो भाई
वही कहना कि किसी चीज को टालने के बहुत सारे तरीके हैं, कि ये भी तरीका है ना। जी बिल्कुल। आज विश्व थैलेसीमिया दिवस है और दुनिया भर में हर साल 8 मई को ये दिन मनाया जाता है। थैलेसीमिया बच्चों को उनके माता पिता से मिलने वाला आनुवंशिक रक्त रोग है। हमारे साथी ने भी लिखकर भेजा है कि इस रोग की पहचान जो है बच्चे में 3 महीने की उम्र के बाद ही हो पाती है। और भाई इस दिन को मनाने का देखो सबसे बड़ा लक्ष्य ये है कि लोगों को इससे संबंधित जो रक्त संबंधी ये जो गंभीर बीमारी है इसके बारे में जानकारी मिले, कैसे होता है, क्या होता है और क्या क्या किया जा सकता है ना। और इसकी गंभीरता कितनी है ये भी पता चलती है। और माता पिता से आनुवंशिक तौर पर मिलने वाली इस बीमारी की विडंबना ये है कि इसका पता लगाकर भी इससे बचा नहीं जा सकता। हमें पता होता है इस बीमारी के बारे में, लेकिन अब आनुवंशिक है तो उसका क्या कर सकते हैं, वो आती ही है माता पिता से बच्चों में। तो ये एक बड़ी एक दुखद पहलू है। हाँ, दुखद पहलू तो है। और भाई देखो दुखद तो है ही, क्योंकि भाई हंसने खेलने वाले जब बच्चे होते हैं उनकी उम्र जो है मस्ती करने वाली है, ऐसे में लगातार अस्पताल का, ब्लड बैंक का चक्कर लगाना पड़ता है। तो जाहिर है कि परिजन तो परेशान होते ही हैं और बच्चे भी परेशान होते हैं, है ना। बहुत पीड़ा होती है। और विशेषज्ञ बताते हैं कि इसमें बच्चे के शरीर में खून की भारी कमी होने लगती है, जिसके कारण उसे बार बार बाहरी खून की जरूरत होती है। और जैसा कि हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे रक्तदान की, तो ऐसी जो बीमारियां होती है उसमें ये रक्तदान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बच्चे को बार बार रक्त की जरूरत पड़ती है। हाँ, तो भाई हम फिर आग्रह करेंगे कि रक्तदान करते रहें, स्वस्थ हैं, एक निश्चित उम्र तक आप कर सकते हैं। तो अगर आप हैं उस उम्र के बीच में तो जरूर करें रक्तदान, और अपनी सेहत भी बना के रखें ताकि आप रक्तदान के योग्य बने रहें, है ना। क्योंकि आप अगर स्वस्थ हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि खून की कमी से हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है। हम जिस बीमारी की बात करें थैलेसीमिया में, और बार बार खून चढ़ाने के लिए क्या होता है कि शरीर में अतिरिक्त लौह तत्व जमा होने लगता है, जो हृदय में पहुंचकर कभी कभी जानलेवा भी हो जाता है। हाँ, जब ऊपरी रक्त जब हम चढ़ाते हैं तो ये समस्या, फिर उसके बाद ये भी एक समस्या सामने आती है, इससे भी निपटना है। हाँ मंजू बेटी, एक बात और है ना, जब भी बाहरी रक्त चढ़ाओ तो कहीं ना कहीं संक्रमण की भी संभावना रहती है। हाँ। उससे भी जी डरता ही रहता है ना। जी, इतना सामान्य नहीं है कि कह दिया अच्छा रक्त तो चढ़ा लिया, बहुत पैसा है, चलो रक्त चढ़ा लेंगे, लेकिन इतना आसान नहीं है सब कुछ। और कई बार क्या होता है, रक्त दान जो देने वाले हैं, अगर उनको कोई बीमारी और उसका पहले से पता नहीं लगाया गया और उन्होंने रक्त दे दिया तो वो बीमारी का संक्रमण भी हो जाता है। तो एक तो पहले ही थैलेसीमिया की वजह से शरीर कमजोर है, और उसके बाद अगर ऐसा रक्त चढ़ा दिया जाए तो ये एक और दूसरी समस्याओं को जन्म देता है। इसके लक्षणों की अगर हम बात करें ना बुआ जी, तो बार बार बीमार होना, सर्दी जुकाम बने रहना, कमजोरी और उदासी रहना, और उम्र के हिसाब से शारीरिक विकास नहीं होना, ये सारे लक्षण अगर नजर आते हैं तो थोड़ी सावधानी जरूरत है। और समझ ले, इस तरह भी डॉक्टर से खुद भी आप कह सकते हैं कि भाई डॉक्टर साहब देख लीजिए हमें थैलेसीमिया तो नहीं है ना। ये नहीं, हम लोग कहते हैं लो तुमने तो खुद ही नाम ले लिया इसलिए हो गया, तो ये सब ना सोचे, ये अनुवांशिक है, अगर है तो है। इसके संग संग अगर शरीर में पीलापन बना रहता है, क्योंकि अगर जैसे खून की कमी है तो जाहिर है कि कहते हैं ना एकदम पीले पड़ गए हो, तो इसका मतलब यही है कि खून की कमी है। इसके संग संग जाहिर है कि फिर आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, और कई तरीके के जो संक्रमण हैं वो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास वो क्षमता नहीं है कि आपका शरीर उन संक्रमणों से लड़ सके। जी, और बचाव की अगर बात करें तो बहुत कम है इसके उपाय, लेकिन फिर भी बताना जरूरी है। तो विवाह से पहले महिला और पुरुष के रक्त की जांच करवाना चाहिए, क्योंकि दोनों के रक्त से मिलने पर कुछ ऐसी बातें उत्पन्न हो सकती हैं जिससे कि ये थैलेसीमिया होता है। तो अगर पहले से जांच करवाए तो ये डॉक्टर्स पता लगा सकते हैं। तो ये किया जा सकता है। इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान इसकी जांच करवाई जा सकती है, और मरीज का हीमोग्लोबिन 11 से 12 के बीच बनाए रखना जरूरी। अगर थैलेसीमिया है तो आप ध्यान रखें कि बार बार चेक करवाएं कि 11 से 12 के बीच बना रहा है, क्योंकि इससे कम होगा तो परेशानी हो सकती है। हाँ। लेकिन इन सारी बातों से मंजू बिटिया यही लगता है ना कि मतलब चेक कराएं, केवल चेक ना कराएं बल्कि खाने पीने पर चेक रखें, यानी उस पर ध्यान रखें। और जो प्राकृतिक तौर पर हमें जो चीजें मिलती हैं, लौह तत्व मिलते हैं, जैसे कि पालक है, हरी सब्जी, जितनी भी पत्तेदार सब्जियां हैं, खासतौर से उन्हें लोहे की कढ़ाई में पकाना, लोहे की झरनी से चलाना, इन सब चीजों का अगर ध्यान रखें तो बहुत हद तक हम थोड़ा संभल कर चल सकते हैं। हाँ। इस बीमारी के साथ भी, बिल्कुल। तो ये सावधानियां रखें, और इसके अलावा अगर थैलेसीमिया बीमारी है तो समय पर दवाइयां लेना ये भी एक बहुत जरूरी बात है। इसके प्रति अगर आप लापरवाही बरतेंगे तो ये बीमारी और भी ज्यादा बढ़ेगी और आपको नुकसानदायक हो सकती है। तो भाई लेकिन डरे नहीं,
अब जब हो ही गई है तो बात अलग है, उसके संग जो चीज़ें हैं, जैसे कि बहुत सारी दवाएं हैं जिनको कि हमें खाना ही है, जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं, नहाते धोते हैं, तो इसी तरह से उन्हें भी जीवन का आप हिस्सा मान लें। और ऐसा नहीं कि आप हर समय दुखी रहें कि अब लो इसे भी खाना पड़ेगा। जी, इससे इन चिंताओं से तो बीमारी और भी बढ़ जाती है ना। हमने जैसे आज विषय भी लिया है ना, सब्र का फल, तो बीमारी जब हो जाती है तब भी बहुत सब्र की आवश्यकता पड़ती है बुआ जी। अगर सब्र खो दिया तो बस गए। और दवाओं को देख के ये सोचिए कि यही हमारा सहारा है, है ना, ये हमें जीवन दान दे रही है, और देखो इनकी वजह से हम फिर कल सुबह फिर देखेंगे। हाँ, और इसके साथ अगर योग प्राणायाम भी किया जाए तो वो भी और सहायक होता है। तो अगर आपके पास समय हो, समय क्या, जब तबीयत खराब होती है तो बहुत कुछ खराब होता है, तो ऐसे में अगर समय निकाल लिया जाए, थोड़ा योग किया जाए, प्राणायाम किया जाए, तो कितना अच्छा हो। देखो समय निकालना ही चाहिए, क्योंकि आप खुद देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा हम व्यवहारिक रूप से कहना चाहते हैं कि आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, 2 घंटा कम से कम लगता है, 2-3 घंटे लग जाते हैं। किसी अस्पताल में जाते हैं, चक्कर लगाते हैं तो 3-4 घंटे चले जाते हैं। तो रोज अगर आधी घंटा कम से कम अगर आप निकाल लें तो इसमें क्या गलत है। हाँ। और बुआ जी, दवाइयों, डॉक्टर की फीस और ये सब करके खर्च भी बहुत बढ़ जाता है, और प्राणायाम मुफ्त की चीज है, आप घर बैठे कर सकते हैं, उसमें कोई पैसा आपको देना नहीं है और स्वास्थ्य लाभ भी होता है। तो क्यों ना इस चीज को भी एक बार आप करके देखिए, अच्छा। और जब ये जो बिल है जब बढ़ेगा तब तुम कहोगे धैर्य रखो, तो वो तो होगा नहीं। इससे अच्छा हम गाना सुन ले, है ना। कोई कोई अपना
बुआ जी गीत हमने सुन लिया और हम तो यही चाहते हैं कि सभी अपने करीबियों के करीब रहें। हाँ, लेकिन नसीब की जब बात आती है तो सबके नसीब में जो होता है या जो उसकी गुणवत्ता होती है, जो सामर्थ्य होता है, उसी के हिसाब से उसकी दिशा तय हो जाती है ना। बिल्कुल होती है। और शुरुआत जो होती है वो कहाँ और किस तरह से होती है, इस पर हमारा भविष्य बहुत कुछ निर्भर करता है। ये बात जो वंदना राव जिनकी हम बात करने जा रहे हैं एथलीट, उनके बारे में भी कुछ ऐसा ही कुछ हुआ है कि वंदना राव एक ट्रैक और फील्ड एथलीट हैं जिन्होंने 1984 और 1988 के ओलंपिक में 4x400 मीटर महिला रिले दौड़ में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता हैं। उनकी उपलब्धियों के लिए ही तो भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। हाँ, और 1980 के दशक में जब हमारे देश में लोग क्रिकेट के दीवाने थे, और देश में ही क्यों दुनिया में लोग क्रिकेट के दीवाने थे और किसी खेल के बारे में वो ज़्यादा सोचा नहीं जाता था, तो विशेष तौर पर ट्रैक एंड फील्ड ये एक ऐसा खेल है जिसके बारे में लोग ज़्यादा जानते भी नहीं थे और जानना चाहते भी नहीं थे मेरे ख्याल से। बिल्कुल, लेकिन 1984 में कुछ ऐसा खास हुआ कि लोगों का ध्यान इस तरफ आ गया, आकर्षित हो गया, और जिसे पहले कभी मान्यता ही नहीं मिली थी। खेल इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि महिला खिलाड़ियों के नाम और तस्वीरें जो है वो अखबार और सब चैनल में छपने लगी और सब जगह दिखाई जाने लगी। हाँ, और इसकी वजह थी महिला प्रतिभाओं का एक नया गुट शानदार प्रदर्शन कर रहा था, खासकर ट्रैक और फील्ड श्रेणी में। पीटी उषा, वंदना राव, शाइनी विल्सन और एमडी वल्सम्मा, ये जो चारों नाम है, इन नामों को उस समय पहचान मिली। और भाई आज तक हम इन लोगों के नाम याद रखते हैं और याद है भी। वंदना राव के एथलीट बनने की कहानी शुरू होती है जब वो 8वीं कक्षा में थी। इनके मन में खेल में करियर बनाने का विचार कभी नहीं आया। उनके परिवार में भी खेल जैसा कोई माहौल ही नहीं था और एथलेटिक्स के बारे में तो सोचा ही नहीं जा सकता था। हाँ बिल्कुल, जब वो 8वीं कक्षा में पढ़ रही थी तब स्कूल में 100 मीटर की दौड़ लगाई गई। जैसे ही वंदना ने फिनिश लाइन को पार किया, उसने अपने शिक्षकों को चकित कर दिया। वंदना ने राज्य चैंपियन समय सीमा जो थी उसको पार कर लिया था, यानी उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया था। उस रिकॉर्ड तो बहुत बड़ी बात है, पहली बार कोई दौड़े इस तरीके से। तो लोगों को ये लगा कि ये सिर्फ वन ट्रैक वंडर था, मतलब एक बार में हो गया, जैसे कहते हैं ना अनचक्के में हो जाना कुछ। तो फिर से दौड़ने के लिए कहा, ऐसे में देखा गया, टेस्ट किया गया उनका, फिर वंदना ने फिर वही कमाल कर दिया। वंदना के लिए मैदान में आना मतलब जितना आसान लग रहा था उतना आसान था नहीं। हाँ, क्योंकि बात ये थी कि परिवार की जो मजबूत परंपराएं थी वो उनके रास्ते में आ गई जब उनके पिता ने उन्हें एथलेटिक्स में आगे बढ़ने से मना कर दिया। वंदना की खेल शिक्षक और प्रधानाध्यापिका बार बार उनके पिता से मिलने गई ताकि उन्हें इस प्रतिभा को आगे लाने के लिए राजी किया जा सके। तो भाई राजी किस तरह से किया ये हम बाद में बात करेंगे, पहले गीत सुन लेते हैं ना। जी। चेहरे पे गिरी जुल्फें कह दो तो हटा दूं मैं, गुस्ताखी माँ, गुस्ताखी माँ। एक फूल तेरे जूड़े में कह दो तो लगा दूं मैं, गुस्ताखी माँ, गुस्ताखी माँ। बहुत खूब है लेकिन उल्फत के बिना फीका चेहरा तेरा रंगीन। ये रूप हंसी धूप बहुत खूब है लेकिन उल्फत के बिना फीका चेहरा तेरा रंगीन। एक दीप मोहब्बत का कह दो तो जला दूं मैं, गुस्ताखी माँ, गुस्ताखी माँ। चेहरे पे गिरी जुल्फें कह दो तो
हटा दूं मैं। गुस्ताखी माँ, गुस्ताखी माँ। सरकार हुआ प्यार, खता हमसे हुई है, अब दिल में तुम ही तुम हो, ये जान भी तेरी है। सरकार हुआ प्यार, खता हमसे हुई है, अब दिल में तुम ही तुम हो, ये जान भी तेरी है। अब चीर के इस दिल को कह दो तो दिखा दूं मैं। गुस्ताखी माँ, गुस्ताखी माँ, चेहरे पे गिरी जुल्फें कह दो तो हटा दूं मैं। गुस्ताखी माँ, गुस्ताखी माँ। बुआ, हम बात कर रहे थे कि एथलीट वंदना राव जो है किस तरह से उन्होंने केवल एक अप्रत्याशित एक दौड़ थी और उसकी वजह से उनका भविष्य तय हो गया कि वो एथलीट के क्षेत्र में जाएंगी। हालांकि मुश्किलें तो आई, पिताजी मानने को बिल्कुल तो ये तैयार बताओ नहीं कैसे तैयार हो गए फिर पिताजी? बिल्कुल, बार बार प्रयास करने के बाद वंदना के पिता आखिरकार उसे प्रशिक्षित करने के लिए तैयार हो गए और एक साधारण से स्कूल के दिन में 100 मीटर की दूरी के कारण एक असाधारण भविष्य जो था वो उनकी प्रतीक्षा करने लगा। जोरदार प्रशिक्षण उन्होंने लेना शुरू कर दिया, रैंक को ऊपर उठाने लगी, फिर कर्नाटक की और फिर देश की सर्वश्रेष्ठ ट्रैक और फील्ड एथलीट में वो शामिल हो गईं। वे राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण शिविरों में शामिल होने लगी, अन्य राष्ट्रीय चैंपियनों का सामना किया और घंटों दिन और रात उन्होंने प्रैक्टिस की। और देखो, याद होगा सभी इन सब नाम से वाकिफ हैं, पीटी उषा, शाइनी विल्सन, एम डी वल्सम्मा ने भी प्रशिक्षण लिया और बाद में 1984 का इतिहास बनाने के लिए ये चमकते सितारे बन गए। हाँ, वंदना की हर दौड़ उन्हें ओलंपिक के और करीब ला रही थी, लेकिन ये आसान उपलब्धि नहीं थी। वंदना के जो कोच थे वो उन्हें 400 मीटर वर्ग की ओर बढ़ाया उन्होंने, और हालांकि वो 100 मीटर या 200 मीटर की चैंपियन रही थी, लेकिन कोच ने कहा कि भाई आपको 400 मीटर की रेस में भाग लेना पड़ेगा। 400 मीटर की चुनौती स्वीकार की, फिर बहुत कड़ी ट्रेनिंग ली, हर घंटे की जो मेहनत थी वो रंग लाई और राष्ट्रीय स्तर पर 400 मीटर में उन्होंने स्वर्ण जीता। हाँ, उन्होंने स्वर्ण जीता और इसी के साथ कार्यक्रम में एक अंतराल का समय हो गया। ब्रेक ले लें, क्या बात है, चलो ठीक उसके बाद कैसे वो आगे बढ़ी। हाँ भाई, 400 मीटर की तो रेस पूरी हो गई ना, अंतराल हो सकता है। जी। बुआ जी, अंतराल का समय पूरा हो चुका है और हम फिर हाजिर हों। जैसे देखिए, हम अपने कार्यक्रम में अंतराल लेते हैं, कभी कभी चाहते हुए या न चाहते हुए जीवन में भी कुछ अंतराल आ जाता है और कभी कभी वो बड़ा सार्थक भी हो जाता है। हाँ, सार्थक भी होता है। ऐसा ही कुछ वंदना के साथ भी हुआ कि 400 मीटर में उन्होंने स्वर्ण जीता, लेकिन वंदना आश्वस्त थी कि उनकी जीत उन्हें 1983 के एशियाई ट्रैक एंड फील्ड गेम्स के लिए जगह देगी, पर उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया जब उन्हें दल से बाहर कर दिया गया। और उनकी निराशा इतनी गहरी हो गई कि वंदना सबको पीछे छोड़कर, मतलब सब चीज छोड़ दिया उन्होंने और फिर घर चली गई।
फिर कभी ट्रैक पर आने से उन्होंने इनकार कर दिया। ऐसे समय में फिर भाई उनके पिता ने उनका साथ दिया। हाँ, एक समय ऐसा था जब पिता मना कर रहे थे कि खेल में नहीं जाना है, एथलेटिक्स में नहीं जाना है, लेकिन जब ऐसी परिस्थितियां आई तो सबसे बड़ा संबल जो है वो उनके पिता बनकर खड़े रहे। पिता के प्रोत्साहन से वंदना ने वापसी की तो जैसे धमाका हो गया। गहन प्रशिक्षण के बाद उन्हें 1984 के ओलंपिक में 400 मीटर दौड़ने के लिए चुना गया। और 10 अगस्त 1984 को लॉस एंजलिस में आयोजित ओलंपिक में वंदना और उनके साथियों ने महिलाओं की 4x400 मीटर रिले हीट में प्रवेश किया। और इसके बाद वंदना आगे बढ़ती रहीं और सफलताओं को छूती रहीं। खेल में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए अर्जुन पुरस्कार और 1984 में कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। हाँ, तो इस तरह से ये जो उनकी यात्रा रही, तो ऐसे लोगों की जब यात्रा के बारे में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं ना बुआ जी, तो हमें भी थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है कि किसी भी कार्य को जब एक ऐसा कार्य करते हैं जो बहुत साधारण नहीं होता, असाधारण होता है, लेकिन उसमें आगे बढ़ने के लिए जो चुनौतियां आती है उसे स्वीकार करने का अगर जज्बा हम मन में रखें तो कहीं ना कहीं वो चुनौतियां भी घुटने टेक देती है और घर के लोग भी साथ देते हैं बशर्ते कि आप 100% ईमानदारी से अपना काम करें और प्रशिक्षण लें, मेहनत करें, उसमें कोई कोताही ना करें, है ना। परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। ओए कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। ओए कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। लाखों दिल वाले कर दे ओ गोरी जरा आंखों से उजाले। ढूंढ रहे तुझे लाखों दिल वाले कर दे ओ गोरी जरा आंखों से उजाले। आंखों का उजाला परदेसी ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। उसको बुला दो, सामने ला दो, क्या मुझे दोगी जो तुमसे मिला दूं। उसको बुला दो, सामने ला दो, क्या मुझे दोगी जो तुमसे मिला दूं। जो भी मेरे पास था वो सब ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे
परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। बुआ जी, हम अपने बड़े बुजुर्गों से बरसों से ये कहावत सुनते आए हैं कि भाई सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन कैसे मीठा होता है ये थोड़ा समझने में वक्त लगा ना। हाँ। क्योंकि धैर्य रखा तभी समझ भी सकते थे। हाँ। अगर उसी समय उतावले हो जाते तो समझ नहीं आता। बिल्कुल, बस उसको बाजार में ढूंढते रहते कुछ रुपए लेकर हाथ में। हाँ। अब वो कहीं नहीं मिलता। बिल्कुल, तो वो अनुभव से ही वो बात समझ में आती है कि भाई ये कहावत क्यों कही गई है। और हमारे श्रोताओं ने भी बहुत सारी बातें लिखी है, बहुत सारी बातें लिखकर भेजी है। जैसे कि लिखा है ना कि जहाँ सब्र की कमी आपको तनाव, गुस्सा, दूसरी परेशानियां दे सकती है, वहीं धैर्य रख कर आप अपने जीवन को, अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है ना। और एक श्रोता हमारे ये भी लिखते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। ये बात अक्सर महसूस की है मैंने। मैं हमेशा अपने काम में आने वाली बढ़ोतरी अथवा कमी से उतावली होकर खुश या दुखी हो जाती हूँ, जिस पर मुझे बाद में एहसास होता है कि सब्र का फल मीठा होता है। किसी भी कार्य को करने के बाद उसके परिणाम के लिए उतावलापन दिखाना ही उस कार्य के प्रति हमारा पहला गलत व्यवहार होता है। हमें हमेशा वक्त देना चाहिए और शांति से अवलोकन करना चाहिए। जल्दबाजी में सामान्यतः निराशा ही हाथ आती है और कई बार हमसे बड़ी गलती भी हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। और वैसे गलती होगी ही होगी, क्योंकि हर चीज के लिए एक समय होता है ना। जैसे कि अब चावल पकना है तो उतना तो समय लगेगा ना। हाँ। अब आप सोचो रखा और हो जाए तो होगा नहीं, चाहे कितनी भी तेज आप गैस कर दें, है ना। बिल्कुल। तो ऐसे ही हमारे एक साथी ने मुहावरा लिखा है। पहले तो लिखा है उतावला सो अधीर, धीर सो गंभीर। लिख रहे हैं गुजराती मुहावरा है, उतावले आंबा ना पाके। मतलब समय और सीजन होने पर ही आम पकते हैं। मतलब पक्के आम खाने के लिए सब्र जरूरी है। इसीलिए तो कहा जाता है सब्र का फल मीठा होता है। सब्र की बात हर एक के लिए, हर चीज, हर काम के लिए जरूरी है। आजकल आम पकने का समय चल रहा है तो चाहे उतना खा लो और सभी को खिलाओ भी। तो भाई ये तो अतिरिक्त हो गया। बिल्कुल। और एक श्रोता हमारे ये भी लिखते हैं कि जिन लोगों में धैर्य की कमी होती है उनमें बीमारियों का खतरा भी ज्यादा होता है। सब्र और दिल की सेहत के बीच सीधा संबंध है, ये भी माना जाता है। अधीरता हमें सांस लेने में तकलीफ, मांसपेशियों में तनाव और झगड़ालू प्रवृत्ति बनाती है, जिससे हम कई मानसिक और शारीरिक व्याधियों का शिकार हो जाते हैं। धैर्यवान बनने हेतु प्राणायाम जैसे व्यायाम, प्रकृति के बीच चहलकदमी करना, अपने पालतू पशुओं के साथ समय बिताना, लेखन जैसे काम मददगार साबित हो सकते हैं। धैर्यवान होना अच्छी सेहत का परिचय है। बिल्कुल सही बात है। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, सेहत हो या संबंध। जिह्वा पर संयम ही दोनों को स्वस्थ रखता है। तो भाई जिह्वा पर संयम बड़ी मतलब कई मायने में ये जिह्वा पर नहीं, खाने के मामले में भी तो है, बोलने के मामले में तो है ही, अब खाने के मामले में भी है। चलो खैर बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी आम पकने तक थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। फिर जिह्वा पर कैसे संयम होगा ये बताओ। अब यही तो मीठा फल खाना पड़ेगा। हाँ, यही तो हमारी परीक्षा होती है। ये हमारे धैर्य की परीक्षा होती है कि हम, और आम को पकने का वो भी एक हमारे धैर्य की परीक्षा है कि थोड़ा इंतजार करो, उन्हें बड़ा होने दो। अपन लोगों को क्या लगता है कि जैसे ही आम दिखा एक पत्थर मारा, तोड़ लिया और कच्ची केरी का ही कुछ चटनी वगैरह बना ली। लेकिन पकने के बाद उसकी जो मिठास होती है उसका आनंद कुछ और होता है। ऐसे ही जीवन की बातों का भी आनंद होता है कि जब समय होने पर वो घटना होती है तब उसकी जो मिठास होती है उसको महसूस कीजिए, तो वो होता है सब्र का फल। सही बात है। और इस बात के लिए थोड़ा सा इंतजार रखिए। लेकिन जो समय गुजरता है, जो जैसे तुमने कहा कि हम देखते रहें कि हाँ आम पक रहा है और समय जा रहा है, उस समय थोड़ा सा खुश रहें और उस बात की प्रतीक्षा में खुश रहें या कुछ और कर लें। तो इस चीज के लिए कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, कि तो भाई इसके लिए वो जो समय है वो गुजारने के लिए आप अपना चयन कर लें कि आप उस खाली समय में क्या करेंगे। सिर्फ उसको ताकते रहने से नहीं होगा, बल्कि ज्यादा परेशान होंगे और कहीं ना कहीं आपका धैर्य जवाब दे जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिसका परिणाम आने वाला है या जो आपको फल मिलने वाला है, उस बीच में आप अपने आप को, जो आपकी पसंदीदा चीज है उसमें व्यस्त कर लें। और उसमें भी कहीं अगर कुछ सृजनात्मक हो, कुछ और अच्छा हो तो और अच्छी बात है ना। और जब हम अपना सब्र खोते हैं ना बुआ जी, तो गुस्सा आता है हमें,
कि अरे ये काम होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, गुस्सा आया, गुस्सा आया यानी कि आपके शरीर में तनाव आया, तनाव आया यानी कि मांसपेशियों में खिंचाव हुआ, तो ये सब क्या बीमारियों के लक्षण होते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि सब्र का फल जो है अच्छी सेहत भी होता है। तो वो यही कारण है, जैसे कई बार है ना, हम कुछ लाइन में खड़े रहते हैं, किसी ग्रोसरी शॉप की लाइन में खड़े हैं, या कभी एयरपोर्ट पर जाएं तो वहां भी हमको लंबी कतार में खड़ा होना पड़ता है, बस की हो, ट्रेन की हो, कहीं भी हो सकता है। तो कई लोग जब लाइन में खड़े होते हैं बड़े बेसब्र हो जाते हैं और मुंह से कुछ अजीब आवाजें निकालते हैं, और ये अपने हाव भाव से वो ये दर्शाते हैं कि हमें बहुत बेचैनी हो रही है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बड़ी शांति से खड़े होते हैं और वो कुछ ऐसा कुछ प्रदर्शन नहीं करते हैं कि हम बहुत बेसब्र हो रहे हैं। अब देखिए, इंतजार दोनों को करना है, लेकिन एक व्यक्ति किस ढंग से कर रहा है और दूसरा व्यक्ति किस ढंग से कर रहा है, ये तो हमें देखना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। और जैसे तुमने कहा कि तनाव में मांसपेशियां खिंचती हैं, कहीं ना कहीं अकड़न होती है, जकड़न होती है, उसका शरीर पर असर पड़ता है, ये तो हमें दिखाई देता है। लेकिन जब मानसिक रूप से हम बहुत व्यग्र हो जाते हैं, उद्विग्न हो जाते हैं, या उसके बाद गुस्सा हो जाता है जो उसकी चरम स्थिति है कह सकते हैं, या बोलने लगते हैं तेज से, तो कहीं ना कहीं उसमें हमारे जो अंदर की जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, वो ऐसे सिक्रेशन करती हैं जो सीधे हमारे शरीर पर, हमारे मानसिक स्थिति पर, ब्लड प्रेशर पर, हार्ट पर, ब्रेन पर असर डालते हैं। और वो जो आघात होता है वो ऐसे ही पड़ता है, जिसको कहते हैं ना कि हृदय आघात हो गया, हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन हैमरेज हुआ, ये सब इन्हीं स्थितियों की चरम परिणति है। यानी बहुत एक्सट्रीम पर जब हो जाता है तो ये भी हो जाता है। हाँ, यानी जब थोड़ा थोड़ा होता है तो हमें पता नहीं चलता है। एक दिन, 2 दिन, 10 दिन या 1 साल, 2 साल की जो उद्विग्नता होती है वो धीरे धीरे असर डालती है, और जब एक चरम सीमा आ जाती है तब ये एक फूट करके किसी बड़ी बीमारी के रूप में बाहर निकलता है। तो जब शुरुआत होती है तो हम सोचते तो क्या हो गया, उस समय ऐसा किया तो क्या हुआ, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं शरीर पर असर इसका हो रहा है, ये हमें मानना पड़ेगा। बिल्कुल। अरे मंजू बेटे, एक बात तो है, मानना, हम तो मानना क्या होता तो है, दिखाई भी देता है, हम मानने को तैयार नहीं है, ये कहो। कोई नहीं मानता है, क्योंकि तुरंत आप देखेंगे गुस्से के बाद ना तो आपको भूख लगती है, ना प्यास लगती है। कोई अगर एक गिलास उस समय पानी भी देता है तो आप कहते हैं रखो इसको किनारे, हमें नहीं चाहिए, है ना, जबकि आपके शरीर को जरूरत है। चेहरे से पता चल रहा है आपके, लेकिन आप मानते नहीं। और जब गुस्सा आता है तो हमें बहुत पसीना भी आ जाता है, तो पसीना आता है यानी शरीर में आपके कहीं ना कहीं कुछ तो रिएक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से अचानक आप पसीने से तरबतर हो गए, धड़कनें बढ़ जाती हैं। अकड़न तो जैसे तुमने बताया वो तो आ ही जाती है, हाथ पैर जो मतलब आंखें भिज जाती हैं, होंठ थरथराने लगते हैं, कभी कभी इतना ज्यादा होता है कि हाथ पैर कांपने लगता है क्रोध के कारण। तो ये सारे लक्षण भी दिखाई देते हैं, और कहीं ना कहीं अंदर से भी जो परिवर्तन होता है वो भी आप महसूस करते हैं। यहाँ थोड़ी सी हम चोरी कर जाते हैं, बेईमानी कर जाते हैं कि नहीं, और ये सामान्य चीज है, अब इतना भी गुस्सा नहीं करेंगे, खून है तो खोलेगा नहीं क्या, यही कहते हैं ना हम लोग। ये भी कहा जाता है कि अरे इतना गुस्सा नहीं करेंगे तो सामने वाला हमारे सिर पे चढ़कर बैठ जाएगा, ये भी कहा जाता है। लेकिन वो सिर पे चढ़कर बैठे या ना बैठे, लेकिन हमने अपने सेहत का नुकसान कर लिया है, ये निश्चित बात हो जाती है। और इसके अलावा जब हम गुस्सा करते हैं, यानी सब्र खोते हैं तो गुस्सा आता है, और जब गुस्सा आता है तो हम किसी से भी बहुत जल्दी झगड़ा भी कर लेते हैं। तो सामाजिक परिवेश में भी अगर देखा जाए तो सब्र का खोना ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होता है ना। और कहीं ना कहीं जब हम आसपास आपकी स्थिति खराब हो जाती है, जैसे अगर आपने झगड़ा कर लिया या आपने धैर्य छोड़ दिया, तो बाद में आपको ग्लानि होती है, आप माने या ना माने। आमतौर पर हमें लगता है नहीं हम तो सामान्य है, देखो वो तो सामने वाले भूल भी गए, लेकिन भले ही वो भूल गए हो, आपको याद रहता है। यानी हमने अगर गुस्सा किया है या हमने कोई गलत व्यवहार किया है तो हमें खुद याद रहता है कि हमने ये किया था, अब उनसे कैसे आंखें मिलाएं। और उस चक्कर में क्या होता है कि आगे वो मल्टीप्लाई होता जाता है, बढ़ता जाता है। फिर आप कहीं ना कहीं आत्मग्लानि में होते हैं, फिर आप उस सामाजिक दायरे में जाना नहीं चाहते हैं, वहां फिर से आप जाना नहीं चाहते हैं, और वो और दूसरी तरफ हमें ले जाता है, अवसाद की तरफ भी कभी कभी ले जाता है ना। बिल्कुल। तो इन परिस्थितियों से बचने के लिए थोड़ा सा सब्र रखें। और अब गीत सुनने के बारे में शायद हमारा सबसे बढ़िया गीत सुन लेना चाहिए जी। तेरे सदके बलम न करे कोई गम, ये समाए जहाँ फिर कहाँ हो, तेरे सदके
सदके बलम न करे कोई गम। बुआ जी, हम ना सब्र खोने की जो हम बात कर रहे थे ना, तो उसमें एक बात और हम कहना चाहते हैं कि सब्र हम कौन सी परिस्थितियों में खो रहे हैं, इसका ऑब्जर्वेशन यानी इसका आकलन हमें खुद अपने लिए करना पड़ेगा। अच्छा, कोई दूसरा तो नहीं हमें कर लगा सकता। तो कोई और बताएगा कि देखो तुम इस समय करती हो, इस समय नहीं करती हो। जब हम गुस्सा करते हैं तो दूसरा भी बताते फिर। हाँ, ये भी है। अगर अच्छा मित्र है तो आप उससे भी पूछ सकते हैं, लेकिन खुद आकलन करें तो सबसे अच्छा है। लेकिन उसके बाद क्या करें, ये बताओ जरा। हाँ, उसके बाद आकलन करें और फिर ये सोचें कि इन परिस्थितियों से कैसे उबरा जा सकता है, कैसे ऊपर उठा जा सकता है। अगर ध्यान करने से, अपने ईश्वर की आराधना करने से, या कोई म्यूजिक सुनने से, या कोई गीत गुनगुनाने से, जैसे भी आपके मन को शांति मिलती है, या जैसे भी आपका सब्र बना रहे, ऐसा कौन सा उपाय है, ये आप खुद सोचिए और उसे करने की कोशिश कीजिए। यानी कि उस स्थिति को टालने के लिए कुछ आपको अभ्यास करना पड़ेगा। इसके लिए कुछ लोग हो सकता है कि टहलने जा सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ये आपको देखना पड़ेगा कि आपको क्या सूट करता है ना। कुछ लोग कहेंगे इस समय कैसे हम ध्यान कर सकते हैं, तो कुछ नहीं, आपको कुछ श्लोक, कुछ मंत्र या कोई गीत, कोई कविता आपको लगता है कि हम इस समय शांति से बैठ के हम कमरा बंद कर लेंगे, बैठ जाएंगे और ये करेंगे। हो सकता है आपको 1 से 100 तक गिनती आप गिन लीजिए और देखिए, हो सकता है आपका मन शांत हो जाए। हाँ, और आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा, उसकी कोई हरकत उस समय आपको याद आ जाए तो उसे भी ध्यान कीजिए, दिमाग में उसको लाइए और देखिए वो आपको अंदर से मन को गुदगुदा देगी और आपका जो सब्र का बांध जो टूटा जा रहा है वो वहीं पर टिका रहेगा। बिल्कुल सही है। हमें तो लगा तुमने कहा उस बच्चे को ले आया, हमने कहा उसको भी डांट पड़ जाएगी, तो भाई ऐसा मत करिएगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ ऐसी चीजों को करना चाहिए। ये व्यवहारिक जो है वो तरीका आप जरूर अपनाएं। सिर्फ ये कहने सुनने से नहीं होने वाली चीज है। और कुछ बातें और भी व्यवहार में ये कहने सुनने से हो जाएगी, जो तुम अभी बताने वाली हो कि सौंदर्य प्रसाधन जो है वो एक दूसरे का इस्तेमाल ना करें। हाँ, तो मान जाएंगे हम। हाँ, मान लेंगे तो अच्छा है, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हाँ ना, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है और शादी ब्याह में खास तौर से। अब मैचिंग की लिपस्टिक ही नहीं है, अब हम लेके गए थे मरून साड़ी, पता लगा गुलाबी लिपस्टिक रख ली, अब वो मरून नहीं मिल रही है या थोड़ा सा बैगनी शेड वाली चाहिए, तो फिर जाहिर है कि अपनी बहन भाभी जिसके पास मिली और ले लिया, लगा लिया। हाँ, ले लिया, लगा लिया, वहां तक तो ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर कुछ दुष्परिणाम अगर उसके निकले तो फिर उसके लिए हमें तैयार रहना होगा। लेकिन ऐसा ना हो, इसके लिए थोड़ी सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। और सबसे पहले तो हम बात करते हैं मेकअप किट जो होता है, उसमें मेकअप किट में क्लिनजिंग डिवाइस जो होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मुंह की सफाई करते हैं, क्लीन करते हैं उसको। और कई बार मार्केट में बहुत सारे नए नए क्लिनजिंग डिवाइस आते हैं, तो जो हमारे पास नहीं है, हमारी भाभी बहन या पड़ोसन किसी के भी पास अगर है, तो हमारा मन जो है वो ललचा जाता है कि अरे वाह, ये बहुत अच्छी चीज है, इसे हमें इस्तेमाल करके देखना चाहिए। लेकिन क्लिनजिंग डिवाइस पर सबसे ज्यादा मृत कोशिकाएं और जीवाणु होते हैं जो आसानी से यानी एक से दूसरे के चेहरे पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि पहले ने साफ किया और उसकी मृत कोशिकाएं उसके ऊपर लग गई और फिर हमने इस्तेमाल किया तो हमारे चेहरे पर आ गई। तो भाई ये डिवाइस की बात है। और कोशिश तो ये करें कि जो मिल्क आते हैं, मतलब जो क्रीम आती है, उसको रुई पर लगा के उससे साफ कर लें तो ज्यादा बेहतर है। इस तरीके की चीज होनी चाहिए, यानी कि आपने इस्तेमाल किया और उसको हटा दिया, उसको दोबारा कोई ना इस्तेमाल करे। कुछ इस तरीके की चीजें हो तो आप ले सकते हैं, जैसे कि क्लींजिंग मिल्क है या कोई लोशन है, वो आप प्रयोग में ला सकते हैं। लेकिन डिवाइस अगर कोई है, कोई उपकरण ऐसा है जिससे कि साफ किया जा रहा है, तो उसको बिल्कुल प्रयोग में न लाएं। हाँ, और स्पंज का भी इस्तेमाल करते हैं, तो एक स्पंज अगर एक व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है तो उसका दूसरा व्यक्ति इस्तेमाल ना करे, चाहे वो साफ करने के लिए हो या कभी पाउडर लगाने के लिए होता है, कभी फाउंडेशन आदि लगाने के लिए प्रयोग में लाते हैं, तो कृपया उसे न करें। हाँ, और कई बार अगर किसी ने इस्तेमाल कर भी लिया है तो पहले हमें उसे बहुत अच्छी तरह से धोना चाहिए, उसके बाद उसे गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए रख दें और उसके बाद उसको कड़क धूप में रख दें, ताकि उसके ऊपर कोई भी जीवाणु या किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है तो वो खत्म हो जाए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। यही तो इन सब चीजों का ख्याल रखें। फिर जाहिर है कि सबसे बड़ी बात जो हमने शुरू में ही कहा कि लिपस्टिक की आती है, उसके लिए तो बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत नजदीक का मामला है, जो मुंह में भी जाती है कहीं ना कहीं, तो इस बात का ख्याल जरूर रखें। और हमारे बहुत सारे साथियों ने इस बारे में लिखा भी है। एक ने तो अपना अनुभव लिखा है कि अपना ही बताया इन्होंने कि गत वर्ष एक कार्यक्रम में एक भाभी जी को मैंने अपना लिपस्टिक उनके बहुत आग्रह करने पर दिया था। उसका भुगतान मैंने 6 माह किया। मुझे जबरदस्त एलर्जी हुई थी,
सभी से अनुरोध है कि भूल कर कभी भी अपने सौंदर्य प्रसाधन सामग्री को किसी से शेयर न करें, और देना ही हो तो वापस आप उपयोग में न लाएं। तो ये बात बिल्कुल सही है, कभी कभी अगर मजबूरी हो गई और आपने दे दिया तो फिर उसका प्रयोग न करें तो बेहतर है ना। 6 महीने तक जो परेशानी उससे भुगतने से तो अच्छा है कि हम उस एक चीज के बारे में भूल जाएं। जी बिल्कुल सही बात है। एक श्रोता हमारे ये भी लिखते हैं कि मेकअप उत्पाद बैक्टीरियल इन्फेक्शन के जिम्मेदार हो सकते हैं। इनको साझा करने से मुहासे, शीत घाव, दांत खुजली और हर्पीस जैसी अन्य कई त्वचा संबंधी बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। कोई भी उत्पाद जो त्वचा या श्लेष्मा झिल्ली के संपर्क में आता है, लिप ग्लॉस, मस्कारा, प्रेस्ड फाउंडेशन, मेकअप ब्रश, टूथब्रश और रेजर को साझा नहीं किया जाना चाहिए। जब भी कोई सौंदर्य प्रसाधन खरीदने जाए तो उनके जो टेस्टर दुकानदार द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं उन्हें भी टेस्ट करने से बचे, क्योंकि उन्हें भी कई लोग इस्तेमाल कर चुके होते हैं। हाँ, ये बात बुआ हमारे श्रोता ने भी कितनी अच्छी बात लिखी है ना, इस बारे में हमारा भी ध्यान नहीं गया था कि जब आप दुकान टेस्टर होता है तो हाँ जाहिर है कि इस बात का जरूर ख्याल रखें। और हमारी साथी ये भी लिख रही हैं कि एक दूसरे के सौंदर्य प्रसाधन इस्तेमाल करना गलत है, इससे त्वचा संबंधी संक्रमण होने का डर होता है जिसका हमें देर से पता चलता है। और दीदी एक बात की मैंने अभी इसका प्रयोग करना शुरू किया, वो भी बेटी के कहने पर। नहीं तो पाउडर भी नहीं लगाती थी क्योंकि मेरे मिस्टर को ये बात पसंद नहीं थी, पर बेटी जब कॉलेज जाने लगी तो मेरे लिए पाउडर लिपस्टिक लाने लगी। कहती थी मेरे क्लास की लड़कियों की माएँ कितना सस्ती हो, तुम तो ऐसे ही रहती हो। मैंने तो उसकी शादी में भी मेकअप नहीं किया था और फिर फुर्सत नहीं मिली थी उस वक्त। तो भाई ये तो इनकी बहुत तकलीफ वाली बात है कि ये नहीं करती थी, लेकिन अब बिटिया बड़ी हो गई है तो जाहिर है अब आप सजिए संवरिए, लेकिन हाँ दूसरे का बिल्कुल प्रयोग मत लाइएगा। हाँ, इसके अलावा आंखों का मस्कारा हो गया, यहाँ तक कि नेल कटर का इस्तेमाल भी हमें सावधानी से करना चाहिए। अगर एक व्यक्ति को नाखूनों में फंगस है और उसी से अगर आपने नाखून काटे हैं तो आपके नाखूनों में भी वो फंगस जा सकती है, और कभी कभी नाखून काटते समय हमारी त्वचा भी कट जाती है। हाँ। तो वो जो संक्रमण है फंगस का वो खून तक भी जा सकता है। तो ये थोड़ी सावधानी रखने वाली बात है। बिल्कुल, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा सावधानी रखने वाली बात है। और इस बात की भी सावधानी रखने वाली बात है कि बात के बीच में हम गीत भी सुनवाते हैं तो गीत सुनवा दिया जाए। जी। या कोई इनकार करे तुमसे एक बार, निगाहें तो जरा प्यार करे। तुम हंसी हो तुम्हें सब दिल में जगा देते हैं, हमें क्या बात है ऐसी जो कोई प्यार करे। मैं तुमसे पूछती हूँ मुझे तुमसे प्यार क्यों है, कभी तुम दगा न दोगे मुझे एतबार क्यों है। मैं तुमसे पूछती हूँ मुझे तुमसे प्यार क्यों है, कभी तुम दगा न दोगे मुझे एतबार क्यों है। मैं तुमसे पूछती हूँ। जो कदम उठा रही हूँ वो कदम बहक रहा है, मिले तुमसे क्या निगाहें, मेरा दिल धड़क रहा है, मेरा दिल धड़क रहा है। मेरे दिल पे हाथ रख दो, तुम्हें इंतजार क्यों है। मैं तुमसे पूछती हूँ मुझे तुमसे प्यार क्यों है, कभी तुम दगा न दोगे मुझे एतबार क्यों है। मैं तुमसे पूछती हूँ। बुआ जी देखिए, अब हम आपसे ये कह रहे हैं कि घड़ी हमें कुछ इशारा कर रही है। ठीक है, चलिए। हाँ बिल्कुल, ये इशारा कर रही है। तो अब इजाजत लें हम अपनी सखियों से। तो आप सभी को मंजू द्विवेदी और प्यारी बुआ का नमस्कार।
दिल्ली।